जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और सफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी है और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जो भावना हम समझ सकते हैं। आंटी जी ने हमें चौंका देने वाला सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में न छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज संगत जी अपना 6वां शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह गुरु जी की कृपा से ही हूँ। गुरु जी मुझे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से हर पल बचाते हैं। असल में हमारे कुछ रिश्तेदार हैं पापा की तरफ से जो हमारे घर आते हैं और हम उन्हें घर में घुसने से नहीं रोक पाते। वे डंके की चोट पर आते हैं, घर में हमारे आकर वॉशरूम जरूर जाते हैं। ब्लैक मैजिक करने इस बार होली पर जब वे आए तो तुरंत मेरे पास गुरु जी का संदेश आया कि अपने घर में आए राम और रावण को पहचान बेटी, तू बहुत बोली है। उनका हमेशा का है जब भी वो घर आते हैं चाहे 10 मिनट के लिए रुकें लेकिन वो वॉशरूम जरूर जाते हैं। मैंने ये हर बार नोटिस किया है। उनके जाने के बाद हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। यह बात मैंने घर में भी डिस्कस की लेकिन मेरी मम्मी बोलती हैं कि मैं घर में किसी को आने से नहीं रोक सकती। असल में मेरे पिता नहीं है और बड़ी बहन की शादी हो चुकी है तो घर में बस मैं और मम्मी ही रहते हैं। ऐसे तो मेरी बहन पास में ही रहती है। मैं बोल रही थी कि उनका हर बार का है, उनकी गंदी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर है। वे चाहते ही नहीं कि हम लोग खुश रहें। सारे गलत काम करते हैं वे लोग, पर झूठे केस, उन्हें परेशान करना, अपने बच्चों को परेशान करना, मारपीट आदि गुरुजी मुझे अलर्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उन्हें घर में घुसने से कैसे रोकूं। मैंने तो सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। अब वही ऐसे लोगों को दंड देंगे, वही अब हमारी रक्षा करेंगे। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती संगत जी। जब वे घर में ही रहती हैं, कहीं नहीं जाती। गुरुजी के मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे घर में घुसकर कोई तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करके जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। सब केवल जलन की वजह से है। लोग जलते हैं इतना कि कोई सीमा ही नहीं। इतने घटिया हैं वो कि उन्हें मेरी खुशियाँ, मेरा करियर सब कुछ बंद कर दिया था। ये भी मुझे गुरुजी के मैसेज की वजह से ही पता चला। लेकिन अब गुरुजी बोलते हैं कि वो मेरे साथ हैं। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, अमृत वेला उठती हूँ। गुरुजी मुझे माफ करना, अमृत वेले का मेरा डेली रूटीन नहीं बन पाता। अगर मेरी आँख खुल जाती है तो मैं कर लेती हूँ। बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, तबीयत भी खराब सी रहती थी, मतलब मैं ठीक भी नहीं रहती थी कभी। सब बोलते थे तू कभी ठीक ही नहीं रहती है। ये सब संगत जी केवल और केवल उसी ब्लैक मैजिक की वजह से था जो हमारे घर पर हम लोगों पर करवाया गया था। लेकिन अब गुरुजी का संदेश आते हैं कि वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और जो मेरा गलत करने की कोशिश करेगा गुरुजी उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं पहले इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं करती थी संगत जी, लेकिन बोलते हैं ना कि जिस पर बीती है वही जानता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पापा भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही गए हैं। किसी ने उन्हें मारने के लिए ब्लैक मैजिक किया था और ये वही लोग हैं संगत जी, घर के ही भेड़िए हैं। मेरे पापा अच्छे खासे ऑफिस गए थे, ऑफिस में उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। उसके बाद वो कभी घर वापस नहीं आए संगत जी। उनकी उम्र उस समय 50 के करीब थी, जबकि वे अपनी सेहत पर बहुत ध्यान रखते थे। उनकी डाइट, उनकी मेडिसिन सब टाइम टू टाइम लेते थे, कभी स्किप नहीं करते थे। फिर भी ऐसा हो गया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरा समय देखा है संगत जी, शायद इतना कि मेरे शब्द कम पड़ जाएं। एक तो मेरा कोई ब्रदर नहीं है लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। यह बोल सकते हैं कि हालातों ने मुझे स्ट्रांग बना दिया है। मेरे पापा हमारे उन रिश्तेदारों को घर में घुसने तक नहीं देते थे और उनके जाने के बाद वे लोग रोज घर में आते हैं। उनकी मंशा भगवान ही जाने। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। उनके बच्चे अच्छे हैं संगत जी। गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरुजी ने ही संभाल के रखा है सब, वरना पता नहीं क्या ही होता। उन्हीं की कृपा बनी रहे मुझ पर, मेरे परिवार पर, बस और क्या चाहिए। आज बस यही मैं अपने शुक्राना सत्संग को पूरा करती हूँ संगत जी। गुरुजी सबको ब्लैक मैजिक से दूर रखें
गुरुजी सबकी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से रक्षा करें, जैसे मुझे गुरुजी ब्लैक मैजिक से बचाते आए हैं आज तक। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमेशा हमें खुश रखा है, ऐसे ही सब संगत को भी खुश रखें। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम दिल्ली से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। हम लोग रेंट पर रहते हैं, इसलिए घर चेंज करना पड़ता है। हम जिस घर में रहते हैं ये अचानक ही हमें मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए बोल दिया। मकान मालिक झगड़ालू किस्म का इंसान था, तो हमने उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला और घर खाली करने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। लेकिन संगत जी घर एकदम से मिलना आसान नहीं होता, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, अब क्या होगा और कैसे होगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी हम शांति पूर्वक से घर खाली कर दें और नए घर में अच्छे से शिफ्ट होना चाहते हैं। हमारे गुरुजी तो सबकी सुनते हैं संगत जी। तो उसी शाम को मैं और मेरे अंकल घर देखने गए और घर पक्का कर आए। घर शिफ्ट करने वालों से भी बात कर ली और शिफ्टिंग वाले दिन बहुत अच्छे से और शांति से हमारा सामान शिफ्ट हो गया। मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया और सबसे पहले नए घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखना शुरू किया। हम धीरे धीरे घर का सामान सेट करने लगे। तो मैंने अपना ट्रंक खोला जिसमें मैंने अपना कीमती सामान और कुछ नाजुक चीजें रखी थी। उसमें मैंने अपने बेटे की स्मार्ट वॉच भी रख दी थी, जो बिना किसी चार्ज के साथ 15 से 20 दिन तक ट्रंक में रखी रही। लेकिन जब मैंने वो वॉच निकाली और मेरे बेटे ने उसे ऑन किया तो वह ऑन हो गई और उसके वॉलपेपर पर गुरुजी का ब्लू ड्रेस वाला बहुत ही सुंदर स्वरूप अपने आप आ गया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी हम सब पर संगत जी। उन्होंने हमें दर्शन दिए। हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना गुरुजी, सदा अंग संग रहना। आप सभी को अभी हाल ही का अपना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मेरे दांत में 4-5 दिनों से दर्द हो रहा था। होली की वजह से मैंने सोचा कि पेन किलर्स मेरे पास रखे हैं, वह लेकर काम चला लेती हूँ। पेन किलर से कुछ ही देर का आराम मिल रहा था। कल रात अचानक से दर्द बढ़ गया। पेन किलर भी अब बेअसर थी। मैंने 2 दिन पहले एक सत्संग सुना था जिसमें मैंने सुना था कि चंदन का तिलक गुरुजी को लगाकर वही तिलक दर्द वाली जगह पर लगाने से राहत मिलती है। तो मैं भी गुरुजी के स्वरूप के पास गई, उन्हें चंदन तिलक लगाया और उसी उंगली से दर्द वाली जगह पर तिलक लगाया और कुछ देर मनी मन में मंत्र जाप किया। मेरा दर्द कुछ ही देर में हल्का हो गया और मुझे नींद आ गई। सुबह उठते ही ऐसा हल्का महसूस किया जैसे कुछ था ही नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। पूरा दिन दर्द नहीं उठा। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, जो अपने बच्चों को सुख दुख दोनों से ही कभी भी वंचित नहीं रखते। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सदा यूं ही बनाए रखना गुरुजी। अपनी पूरी संगत को अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जो कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। संगत जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी अब हम दिल्ली से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर अपने 2 से 3 सत्संग साझा किए हैं। अब मैं अपना एक और सत्संग आप सब संगत जी के साथ साझा करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं पीएचडी कर रही हूँ। आप सब शायद जानते होंगे कि 5 साल कम से कम पीएचडी का समय रहता है। मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे कहा था कि 2024 में वो मेरी पीएचडी का सबमिशन करवा देंगे। संगत जी एक समय ऐसा आया कि उन्होंने बोलना शुरू किया कि 2025 से पहले नहीं करेंगे सबमिशन। पहले मुझे लगता है कि मजाक करते हैं, लेकिन वही बात बार बार सुनने को मिलती। हालांकि पीएचडी का सबमिशन सबसे पहले टिका होता है कि आपके रिसर्च पेपर्स कितने आए हैं। और संगत जी मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत भी कर रही थी कि मेरे पेपर 2024 तक आ जाएंगे। अपने सुपरवाइजर की बात को लेकर थोड़ा सा परेशान थी कि सर क्यों बार बार 2025 बोलने लगे हैं। मैं ज्यादातर मेट्रो स्टेशन के आगे से ग्रामीण सेवा लेती हूँ और बहुत ही कम ऐसा होता है कि बस से जाऊं कॉलेज तक। एक दिन में वही पीएचडी सबमिशन का सोचते सोचते बस में बैठ गई। मैं बैठी थी विंडो सीट की साइड और मेरे साथ वाली सीट खाली थी। बहुत सारे लोग बस में खड़े थे उस दिन और मैं ये सोच रही थी कि सीट तो खाली है, कोई एक तो बैठ ही सकता है। लेकिन क्योंकि बहुत देर तक सीट खाली रही और कोई भी नहीं बैठ रहा था, फिर एक व्हाइट कुर्ते पजामे में एक बूढ़े से अंकल आए और मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गए। उसके 2 मिनट के बाद ही मुझसे बोले कॉलेज जा रही है। संगत जी जैसे हम सब जानते हैं आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं। मैंने उनकी साइड देखे बिना उनको जवाब दिया कि हाँ कॉलेज जा रही हूँ। उसके बाद वो
बोले एकदम पीएचडी करी है ना। तो संगत जी मैं एकदम हैरान हुई कि इन्हें कैसे पता चला, और मैंने उनकी तरफ देखा, एहसास हुआ कि ये तो मेरे गुरुजी ही आए हैं मुझसे मिलने। मैं फिर भी थोड़ा सोचने लगी कि नहीं, इन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में नहीं बताना, क्या पता फ्रॉड हो। उसके बाद वो बोले कि 2024 में तेरी पीएचडी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं तो 2025 तक होगी। फिर वो बोले कि मैंने बोल दिया ना 24 तक होगी। मैंने इस बारे में इसमें कोई बहस नहीं की, क्योंकि मैं अब और हैरान होने लगी उनकी बातों से। इसके बाद वो चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोले अपना काम करती चल, बिना परेशान हुए, सब अच्छा होगा। बस फिर मेरा स्टैंड आ गया तो मैं उतर गई बस से। संगत जी उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे बोलना शुरू कर दिया कि 2024 में वो मेरी पीएचडी करवा देंगे, बस अब पेपर आने का इंतजार करेंगे। मैंने बस शुक्राना किया गुरुजी का कि मैंने तो आपसे कभी इस परेशानी का जिक्र तक नहीं किया, आपने मन की आवाज भी सुन ली मेरी। ऐसे हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी बड़े ही दयालु, बहुत ही प्यारे हैं, हमारी हर छोटी छोटी बातों को सुनते हैं गुरुजी। आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और फिर अपने और सत्संग में गुरुजी से मिली ब्लेसिंग्स आप सबके साथ जरूर साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप सब बस गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, देखो कैसे गुरुजी आपके मन की बातों को भी सुन लेंगे। जय गुरुजी। संगत जी अब हम फरीदाबाद से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, महाराज के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मुझसे जो भी भूल हो जाए उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं गुरुजी से कब जुड़ी मुझे ये नहीं पता। 2 अक्टूबर 2023 को पहली बार बड़े मंदिर गई। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका जो मुझे मंदिर बुलाया। संगत जी उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी, लेकिन गुरुजी की कृपा हमें, मेरी बेटी और मेरे अंकल को गुरुजी के दर्शन हो गए। शुक्राना गुरुजी का, हमें अपने मंदिर बुलाने का शुक्राना। गुरुजी मेरे अंकल की सेहत ठीक करने के लिए शुक्राना। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना। जब जब परेशानी होती है तो हमें मार्गदर्शन करने का शुक्राना गुरुजी। हमारी आर्थिक समस्या का समाधान कर दो गुरुजी। मेरे चाचा और बच्चों को स्वस्थ रखना गुरुजी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो भी गलती हुई हो सत्संग सुनाने में तो उसके लिए गुरुजी के चरण कमलों में क्षमा। जय गुरुजी। आज आप सबको 3 कहानियां सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है बकरी 2 गांव खा गई। सूरजपुर राज्य के राजा वीर सिंह एक दिन शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे काफी थक गए थे। उन्हें विश्राम के लिए एक जगह पड़ाव डाला। जंगल घना था, हिंसक पशु पक्षी चारों ओर गर्जना कर रहे थे, किंतु राजा सतत पेड़ की छांव में बैठ गए। थकान के कारण राजा को नींद आ गई। तभी एक शेर ने राजा पर आक्रमण कर दिया। तभी वहां एक भील जाति का शिकारी आ गया और उसने शेर पर हमला करके उसे मार भगाया। राजा की नींद खुल जाती है। अपने ऊपर हुए हमले की जानकर वह बहुत भयभीत हो जाता है, किंतु दूसरे क्षण वह भील व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें 2 गांव देने का वादा करता है। इसके लिए वह पेड़ के वृक्ष से 2 पत्ते तोड़ गांव देने का वादा लिख देते हैं और आश्वासन देते हैं कि आपको राज दरबार में यह पत्ता दिखाने पर 2 गांव मिल जाएंगे। वह व्यक्ति अपने घर गया और उसने उस पत्ते को एक जगह टांग दिया। उस व्यक्ति के यहाँ 3 बकरियां थी जिन्होंने उस पत्ते को चढ़ लिया अर्थात खा गए। जब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि वह पत्ता बकरी खा गई है, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो अब सोच में पड़ गया कि क्या करे। इस पर उसने काफी सोच विचार कर एक जुगाड़ निकाला और राजा के दरबार में आवाज लगाते हुए पहुंचा, मेरी बकरियां 2 गांव खा गई, बकरियां मेरे 2 गांव खा गई। यह बात राजा तक पहुंचाई गई। राजा मुस्कुराए, वह बात को समझ गए। उन्होंने इस भील व्यक्ति को वायदा किया था उसे पूरा किया। अब उस व्यक्ति के पास 2 गांव है और 50 से अधिक बकरियां भी। अब नैतिक शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है, व्यक्ति को कभी हताश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, उसको अपने अनुकूल बनाना चाहिए। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तभी व्यक्ति अपने आप को निकाल सकता है। धन्यवाद। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है गुरु गोविंद साहब। गुरु गोविंद साहब जी का बाज। विश्वास रखना या होना बुरा नहीं है, परंतु चाणक्य कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अति से हमेशा दूर रहना चाहिए। आइए सुनते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी। मुरली दुबला पतला और शांत स्वभाव का लड़का था। उसके सहपाठी उसे खूब चिढ़ाते और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी किया करते। मुरली इन सभी अन्याय को चुपचाप सह जाता था। एक दिन की बात है, मुरली गांव स्कूल से घर की ओर लौट रहा था। तभी कुछ लड़कों ने छोटी मोटी कहानी सुनी पर मुरली की पिटाई कर दी। मुरली रोता रोता घर आया, किंतु बात ना बढ़े इसलिए माँ बाप को लड़ाई के
और झगड़े की बात नहीं बताई। अब मुरली को विद्यालय जाना, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मुरली बैठा हुआ टेलीविजन देख रहा था, तभी गुरु गोविंद सिंह के बाज के बारे में सुना, जो हजारों चिड़ियों पर भी भारी था। मुरली ने गुरु गोविंद सिंह जी के बात से प्रेरणा लेते हुए अपने दुबले पतले शरीर पर ध्यान देना शुरू किया। 6-7 महीने बीते होंगे, मुरली अब हट्टा कट्टा शरीर का हो गया था। अब जिम भी जाने लगा था। जो दोस्त उसे चिढ़ाते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे, वह भी अब मुरली से डरने लगे थे। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, अपने मन में इरादे पक्के हों तो किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। हमारी तीसरी कहानी का शीर्षक है मुर्गा की अकल ठिकाने। एक समय की बात है, गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चों ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलती है। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।